Assalamualaikum. Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I hope you are doing well. So now we start our series Stats 301 STA 301 जिसमें हमने स्टैट्स के अबाउट पढ़ना है. स्टैटिस्टिक हमारे पास क्या होती है. स्टैटिस्टिक्स में एक्चुअली हमारे पास डाटा को लिया जाता है, उसमें कंक्लूजन्स को निकाला जाता है. अब डाटा जो है वो आगे हम जाके पढ़ेंगे किन किन तरह का डाटा होता है. क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव तो होता ही है, ग्रुप और अनग्रुप डाटा भी होता है. वो हम आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज़ को इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे. लेकिन अभी जो है हमारे पास यहाँ पर आपके पास स्टैट्स की डेफिनेशन है कि स्टैट्स में आप कंक्लूजन्स को बनाते हैं, अपने रियल डाटा को कलेक्ट करते हैं सैम्पल बेसिस में. ठीक है, तो बेसिक्स से जो बात करें तो जो स्टैट्स है इसमें हम कंक्लूजन्स ही निकालते हैं अपने डाटा को इकट्ठा करके. ठीक है, तो स्टैट्स हमारे पास टूल फॉर डाटा बेस्ड रिसर्च भी है. स्टैट्स के कुछ यहाँ पर मीनिंग्स आ जाते हैं कि स्टैट्स लैटिन वर्ड से लिया गया है, इसका मतलब स्टेटस है. इसमें हम फॉर एग्जांपल अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन में शुमारियात इस तरह से निकाली जाती है. ठीक है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन 2012 में कितनी थी, 13 में कितनी थी, 14, 15, 16 एंड दिस इज़ अबाउट सेंसस के ज़रिए हम निकालते होते हैं अपनी टोटल पाकिस्तान की पॉपुलेशन को. तो ये स्टैटिस्टिक्स के जो हमारे पास दर्जे होते हैं हम उनकी टेक्निक्स को अपनाते हैं और अपनी शुमारी जो सेंसस हैं और फिर सेंसस करके हम देखते हैं कि पाकिस्तान की आबादी तब कितनी थी और अब कितनी है, कितनी इंक्रीमेंट हुई है, कितनी डिक्रीमेंट हुई है. ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपने कुछ करेक्टरिस्टिक्स देख लेने हैं. करेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ लेने हैं, ये कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है. और यहाँ पर आपने देख लेना कि इन द वे इन विच स्टैटिस्टिक्स वर्क. स्टैटिस्टिक्स जो है वो लार्जर सेट ऑफ डाटा के लिए ज़्यादा आसान होता है, उसको समराइज़ करना है. ठीक है, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास सर्वेज वगैरह जो हम करते होते हैं या जो सर्वे हम जैसे कि कितने लोगों को मैंगो पसंद है, कितने लोगों को मैंगो पसंद नहीं है, टोटल लोग कितने हैं, उनमें से 6 लोगों को मैंगो पसंद है, 8 लोगों को मैंगो पसंद नहीं है, तो टोटल पर्सन्स कितने हैं. ठीक है, और कहाँ कहाँ से आपने यह सर्वे किया है. दिस इज़ ऑल अबाउट स्टैटिस्टिक्स वर्क. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डाटा का मतलब क्या आ जाता है. डाटा आपके पास एक्चुअली जो हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करते हैं डाटा, एक्सट्रैक्ट करते हैं मटेरियल को, मतलब कि डाटा की डेफिनेशन रो फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डाटा. आपने भी ये डेफिनेशन पढ़ी है. द वर्ड डाटा अपीयर्स इन मैनी कंटेक्स्ट फ्रिक्वेंटली. इसको हम ऑर्डिनरी कन्वर्जेशन में भी इस्तेमाल करते हैं. मतलब कि आप डाटा क्या है, अगर आपके पास एक हैंडआउट्स हैं तो ये भी एक डाटा ही है. ऑलराइट, तो ये तमाम चीज़ें एक डाटा, जैसे कि एग्जांपल्स आ गई हैं यहाँ पर डाटा के. तो डाटा क्या है, हम पूरी जो एक एवरीडे लाइफ में कलेक्ट करते हैं तो वो डाटा है. स्टेटमेंट्स जो हम पुलिस ऑफिसर को देते हैं वो भी डाटा है. आंसर जो हमारे पास राइट है, रॉन्ग है, फाइनल एग्जामिनेशन में जो हमारे पास इकट्ठा होता है वो भी एक डाटा है एक स्टूडेंट का. ठीक है, जैसे कि एक एथलेटिक है, वो कितने इवेंट्स परफॉर्म कर रहा है तो वो भी एक एथलेटिक का डाटा है. ठीक है, उसके बाद ऑब्जर्वेशंस क्या है, वेरिएबल्स क्या है. ऑब्जर्वेशन क्या है कि आपने किसी भी जगह से इंफॉर्मेशन को लेना है, एनी सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. और उसके बाद जैसे कि आपके पास हाइट हो गई, वेट हो गई, तो ये आपके पास ऑब्जर्वेशन है. उसके बाद वेरिएबल्स क्या हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज़ की खसूसियात वो वेरिएबल कहलाती हैं. ठीक है, जैसे कि एज जो है वो पर्सन टू पर्सन क्या होती है. अब पर्सन टू पर्सन एज किस तरह से वेरीज कर, जैसे मैं ग्रुप बना दूंगी यहाँ पे 5 चिल्ड्रंस का ग्रुप जो है वो 5 चिल्ड्रन का ग्रुप 28 ईयर्स, और सॉरी चिल्ड्रन नहीं 28 ईयर्स नहीं बल्कि 5 ईयर्स ओल्ड का ही है. ठीक है, मैंने 5 बच्चों का ग्रुप बनाया जो कि 5 साल के हैं. इसी तरह फिर 10 बच्चों का ग्रुप बनाया जो कि 7 साल के हैं. तो इन ग्रुपिंग्स में मैंने पर्सन टू पर्सन मतलब ग्रुप टू ग्रुप वेरी कर दिया है कि ये ग्रुप में इतने ईयर्स के ओल्ड के बच्चे हैं और दूसरे ग्रुप में इतने ईयर्स के ओल्ड के बच्चे हैं. ठीक है, तो ये आपने वेरिएबल्स इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि ये करेक्टरिस्टिक्स हो जाती हैं एक ऑब्जेक्ट की, एक ग्रुप की. अब यहाँ पर डोमेन हमारे पास क्या है, जैसे कि एक आप ह्यूमन एज ले लो. ह्यूमन एज जो है वो माइनस में नहीं हो सकती है, ह्यूमन एज माइनस में नहीं हो सकती. इसका मतलब क्या है कि अगर तो एक बच्चा पैदा हुआ है ना तो वो कुछ आवर्स का होगा, कुछ डेज का होगा, फिर वो कुछ मंथ्स का हो जाएगा, फिर वो कुछ ईयर्स का हो जाएगा. तो डे जो हमारे पास ह्यूमन एज है ना वो माइनस में नहीं है, बल्कि वो 0
बल्कि वो 1 से शुरू होती है, ठीक है। 0 आवर्स भी नहीं, 0 मिनट भी नहीं, 1 से शुरू होती है, एंड 1 से 1 मिनट, फिर 1 डे, फिर 1 ईयर, 1 मंथ, ठीक है। इस तरह से ये जो आपकी डोमेन आ जाती है, एक ह्यूमन एज की डोमेन आ जाती है। कहने का मकसद यहाँ पर ये है कि आपके पास एक पॉसिबल वैल्यू जो आप एक वेरिएबल को दे सकते हैं, कि वो वेरिएबल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ओके, उसके बाद डोमेन की मैं एग्जांपल आपको दे देती हूँ। जैसे कि आपने अगर डेरिवेशन पढ़ी होगी, इंटीग्रेशन पढ़ी होगी, तो कुछ आइडिया होगा आपको डोमेन के अबाउट। अब जैसे कि डोमेन जो है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये इंटीग्रेशन का मैंने साइन ले लिया, तो -3 से और 4 तक इसकी रेंज होगी। तो ये डोमेन है, ये यहाँ से x में अगर हम वैल्यूज़ -3 में -3 से 4 तक पुट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड डोमेन एंड दिस इज़ कॉल्ड रेंज। आखिर तक रेंज क्या है कि एक वेरिएबल पर ज़्यादा से ज़्यादा हम कितने मतलब नंबर्स पुट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारे पास वेरिएबल्स की 2 टाइप्स आ जाती हैं। हमने याद रखना है वेरिएबल्स के हमारे पास 2 टाइप्स हैं, क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। एज वी नो डैट क्वांटिटेटिव क्वांटिटी से निकला है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे, मतलब नंबर्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एज हो गई, हाइट हो गई, एज, वेट, इनकम, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, हमारे पास यहाँ पे टोटल कितने हैं। और क्वालिटेटिव में हम सेक्स के बारे में बात करेंगे, फीमेल है, मेल है, आई कलर के बारे में बात करेंगे, क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि उसकी खसूसियत के बारे में बात करेंगे, उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है। अ क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एन एट्रीब्यूट, इसको हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं। उसके बाद डिस्क्रीट वेरिएबल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, डिस्क्रीट का मतलब होता है टूट टूट के जाना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक भी रफ में एक ग्राफ ड्रॉ करती हूँ, तो यहाँ पर अगर वो टूट टूट के जा रहा है, तो यहाँ पर ये क्या है, एक डिस्क्रीट ग्राफ है। डिस्क्रीट, आप यहाँ से भी एग्जाम्पल है कि गाड़ी रुक रुक के चलती है, ब्रेक लगाती है, फिर स्लो होती है, फिर चलती है, ठीक है। तो ये वो डिस्क्रीट तरीके से चले। और कॉन्टिन्यूस क्या है कि आपका एक काम जो है वो बल्कि स्मूथ तरीके से हो रहा है। जैसे कि एक टाइम की एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं, ठीक है, तो वो आपकी कॉन्टिन्यूस चीज़ों में आ जाता है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर वेरिएबल हमारे पास काउंटेबल भी होते हैं और मेजरेबल भी होते हैं। द वेरिएबल्स वेदर काउंटेबल और मेजरेबल, ठीक है, जैसे कि एक्स और वाई। अब एक्स और वाई में आई और जे की वैल्यूज़ दी गई हैं। आई और जे की वैल्यूज़ क्या है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती हैं। नाउ हमारे पास आगे मेजरमेंट्स के स्केल्स आ जाते हैं। मेजरमेंट के स्केल्स हमारे पास किस तरह से होंगे, जैसे कि हमारे पास नॉमिनल स्केल, 3 तरह के स्केल है हमारे पास, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल और रैंकिंग स्केल। उसके बाद इंटरवल स्केल आ जाता है, ठीक है। और नॉमिनल स्केल में दरअसल हम क्लासेस बनाते हैं, 1 2 3 करके क्लास बनाते हैं और उनको नेम्स असाइन कर देते हैं, डेट्स इट। ऑर्डिनल और रैंकिंग क्लासेस में हम रैंक्स दे देते हैं कि कौन सबसे अच्छा है, कौन सबसे बुरा है पढ़ने में, और कौन सबसे ज़्यादा एक्सीलेंट है, कौन सा प्लेयर कितने अच्छे वो कितने अच्छे तरह से छक्के मार देता है, ठीक है। तो ये रैंक्स आप देते होते हैं। जैसे कि रैंकिंग आपको ये क्रिकेट टीम में भी रैंकिंग, आपने फुटबॉल टीम में रैंकिंग देखी हुई है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर इंटरवल स्केल आ जाता है। इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल, ये 2 ऐसे स्केल हैं जो कि आपके पेपर के लिहाज से ज़रूरी हैं। आपके यहाँ पर इंटरवल स्केल में आपने बताना है कि इंटरवल स्केल में हमारे पास कभी भी 0 पॉइंट नहीं होता। इंटरवल स्केल में हमारे पास, जैसे कि यहाँ पर आपको टेम्परेचर की एग्जांपल दी गई, तो या वो सेल्सियस में या तो वो फ़ारेनहाइट में है। और सेल्सियस में अगर आपके पास टेम्परेचर होगा तो फ़ारेनहाइट में 0 नहीं होगा, और अगर फ़ारेनहाइट में 0 तो आपके पास सेल्सियस में वो 0 नहीं होगा। तो आपने यहाँ पर याद रखना है कि इंटरवल स्केल में आपके पास 0 जो है वो मीनिंगलेस है, मतलब कि 0 है ही नहीं इंटरवल स्केल में। और जबकि रेशियो स्केल, वहाँ पर आपके पास 0 पॉइंट जो है वो एज एट ओरिजिन इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ की रेशियो लगा रहे हो तो वो आप 0 से स्टार्ट करोगे कि एक गाड़ी ने डिस्टेंस कितना तय किया 0 से, एंड व्हाट अबाउट मोर देन 0, कितना भी उसने, गाड़ी ने कितना भी अपना सफ़र जो है वो कंप्लीट तरीके से तय किया, ठीक है। तो आपने डिफरेंस बेसिस में ये याद रखना था कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, द की टू डिफरेंशिएटिंग इंटरवल, ये रहा। The key to differentiating interval and the ratio scale is that the 0 point is meaningful and for ratio scale, ठीक है। तो ये आपने डिफरेंस याद रख लेना है अच्छी तरह से। उसके बाद एरर्स आ जाते हैं हमारे पास। एरर्स, पहली बात तो ये कि स्टैट्स में एरर गलती नहीं होता, या आप ये नहीं कह सकते कि वो टोटली इनकरेक्ट। एक्चुअली
स्टैट्स में एरर जो है वो आपकी कह सकते हैं कि राउंड अबाउट इतना हम कर सकते थे, इतना हमने कर लिया, तकरीबन ये कर लिया हमने, कुछ इस तरह के अल्फाज हम दे सकते हैं। यहाँ पर मज़ीद डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। एरर्स पहले आप देखें कि कितने तरह के एरर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल एरर की डेफिनेशन मैंने हाईलाइट की हुई है। सोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट फ्रॉम द ट्रू वैल्यू इज टेक्निकली नोन एज एरर ऑफ द मेजरमेंट। अब आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी बच्चे का वेट 60 kg है, किसी स्टूडेंट का वेट 60 kg है। अब उसका एग्जैक्ट जो वेट है वो 60 kg नहीं हो सकता, वो नियरेस्ट टू 60 kg हो सकता है। मतलब कि उसका जो वेट है वो 59.5 किलोग्राम से 60.5 किलोग्राम के दरमियान में वेरी कर रहा होगा, लेकिन हमने उसको 60 kg के अराउंड अबाउट कह दें कि हमने कहा 60 kg ही है इसका वेट। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड एरर, मतलब एरर में थोड़ा मेजरमेंट में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाना, दिस इज़ कॉल्ड एरर इन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, द एडवांस द ऑब्जर्व वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू, जो आपने ऑब्जर्व की है वैल्यू और जो आपने वैल्यू ट्रू जो आपने मतलब जो और जो ट्रू वैल्यू है, ठीक है, उन दोनों का डिफरेंस हम किस तरह से निकालते हैं कि ये जो आपके पास ऑब्जर्व वैल्यू में से आपने ट्रू वैल्यू को माइनस कर देना। ठीक है, ऑब्जर्व वैल्यू x है और ट्रू वैल्यू आपके पास x प्लस ई है, इज द एरर। ठीक है, तो एरर आपने देख लेना क्या है। उसके बाद एरर में जो हमारे पास यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो x है, जिसको हम एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। और एब्सोल्यूट एरर को जब हम डिवाइड कर देते हैं ट्रू वैल्यू से तो वो हमारे पास रिलेटिव एरर निकल आता है। आपने रिलेटिव एरर की भी डेफिनेशन याद रखनी है कि जब हम एब्सोल्यूट एरर को डिवाइड कर देते हैं रिलेटिव एरर से, ठीक है, तो वो हमारे पास सॉरी एब्सोल्यूट वैल्यू को ट्रू वैल्यू से जब हम डिवाइड कर देते हैं तो रिलेटिव एरर निकल आता है। और फिर जब अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तो वो परसेंटेज एरर निकल आता है। ठीक है, ये तमाम एरर्स जो हैं वो हमारे पास इंडिपेंडेंट होते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एक्स से। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखना कि जो स्टैटिक्स से यहाँ पर बात की जा रही है कि स्टैटिस्टिक में जो एरर है वो इसका मतलब ये नहीं कि मिस्टेक है, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि चांस ऑफ इनएक्यूरेसी के एक्यूरेट नहीं है वैल्यू। उसके बाद बायस्ड एंड रैंडम एरर्स, तो बायस्ड एरर और रैंडम एरर में यहाँ पर क्या है कि बायस्ड एरर में हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू से तकरीबन थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा सा कम, ट्रू वैल्यू से थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा सा कम एरर हो तो उसको हम बायस्ड एरर कहते हैं। मतलब कि पर्सनल लिमिटेशंस हो ऑब्जर्वर की और उसमें इम्परफेक्शन आ जाए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर दूसरा एरर है कॉम्युलेटिव और सिस्टमेटिक। इसमें हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास मेजरमेंट ग्रेटर होगी तो मैग्नीट्यूड ऑफ एरर भी ग्रेटर होगा। ठीक है, यहाँ पर आपने लास्ट में एक डेफिनेशन भी लाजमी देख लेनी है कि रैंडम एरर और एक्सीडेंटल एरर्स कौन से होते हैं। ये अनबाइस्ड एरर्स और रिवील्ड व्हेन मेजरमेंट्स आर रिपीटेड, जब मेजरमेंट्स बार बार रिपीट हों और बाद में और कहीं आगे सिंप्लीफिकेशंस के बाद वो कट हो जाएं तो उसको ऐसे एरर्स को हम क्या कहते हैं, रैंडम एरर्स और एक्सीडेंटल एरर्स कहते हैं, जो कि पहले अपीयर हों और बाद में ख़त्म हो जाएं। ठीक है, एंड देन हमारे पास अब यहाँ पर लेक्चर नंबर 2 आ जाता है। लेक्चर नंबर 2 में जस्ट हमें डाटा के बारे में पढ़ना है कि कलेक्शन ऑफ डाटा क्या होता है। डाटा को कलेक्ट करना है किसी भी तरह से, मतलब कि फैक्ट्स और फिगर्स को कलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको सेंसस की एग्जांपल दी गई है कि कंप्लीट इनैमरेशन होगी, अगर आपके पास कंप्लीट डाटा होगा कलेक्टेड वे में तो वो आपके पास सेंसस में होगा, अगर आपके पास कंप्लीट नहीं होगा तो वो पार्शियल इनैमरेशन होगी। ठीक है, जिसको हम सैम्पल भी कहते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा की एग्जांपल है। डाटा जो है वो अगर डाटा को जब हम अनसॉर्टेड वे में ही रहने दें, मतलब जैसा डाटा कलेक्ट किया अगर हम वैसा ही शो कर दें तो वो प्राइमरी डाटा होगा, और अगर हम थोड़ा सा उस पर वर्क करें डाटा पर तो वो सेकेंडरी डाटा हो जाता है। आपने यहाँ पर कलेक्शन ऑफ डाटा की एग्जांपल्स देख लेनी है कि हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं। तो वो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन है, कलेक्शन हो थ्रू क्वेश्चनरीज, आपने क्वेश्चंस के जरिए कुछ डाटा को कलेक्ट किया, आपने इनडायरेक्ट तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया है। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन में आप ये कह सकते हैं कि आप पर्सन टू पर्सन नहीं जाते, मतलब कि आप अपने फ्रेंड को कहते हैं, फिर कहते हैं आप अपने आगे फ्रेंड को पूछना, फिर आप अपने आगे फ्रेंड को पूछना। हम इसको भी इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन की एग्जांपल दे सकते हैं, मतलब कि थर्ड पार्टीज का इस्तेमाल करना। उसके बाद डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में आप पर्सन टू पर्सन खुद इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उसके बाद कलेक्शन फ्रॉम इनमरेटर्स, फिर उसके बाद जो आपके पास डाटा होगा उसमें से आपने कलेक्ट करना और फिर आपने कलेक्शन अपने लोकल रिसोर्सेज से करनी है। नीचे यहाँ पर आपके पास इन सब की डिटेल दी गई है, आप इनको एक बार पढ़ लें।
ओके, कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा जैसे कि ऑफिशियल, सेमी ऑफिशियल पब्लिकेशन। यहाँ पर आपने किसी फाइनेंस के ऑफिस में जाके अगर आपने कोई डाटा को कलेक्ट करना है तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप सेमी ऑफिशियल मतलब जैसे कि कम्युनिटीज़ वगैरह में जाके आपने कुछ बैठ के डाटा कलेक्ट कर लिया है, उसके बाद आपने कुछ ट्रेड्स में से डाटा कलेक्ट कर लिया, इंस्टीट्यूशंस में से, ठीक है। अब यहाँ पर कहने के पॉपुलेशन फ्रॉम विच वी बी डाटा कलेक्टेड, we will be collecting our data in the first context. First important question is कि why do we have to resort to sampling, कि हम sampling क्यों करें। तो आंसर यहाँ पे आपके पास है, if we have available to you us every value of the variable understand कि पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, आप हर जेंडर को किस तरह से देखेंगे या हर जेंडर की इंफॉर्मेशन को किस तरह से रीड करेंगे, तो वो आपके पास वेरी टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो जाता है। उसके बाद ये ज़्यादा इतना ज़रूरी नहीं है, नीचे जाते हैं तो यहाँ पर कह रहे हैं स्टैटिस्टिक्स इज टू ड्रॉ कंक्लूजन्स अबाउट लार्ज पॉपुलेशंस ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन स्मॉल सैंपल्स, ठीक है। यहाँ पर आपके पास पॉपुलेशन की एग्जाम दो आ जाती हैं, दो तरह की एग्जाम्पल्स आ जाती हैं पॉपुलेशन की। तो पॉपुलेशन हमारे पास क्या है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं स्टैटिस्टिक में पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या है। स्टैटिस्टिक में पॉपुलेशन की डेफिनेशन ये है कि आपने हर मेंबर का डाटा कलेक्ट करना है जो कि सेम ग्रुप से हो, जिसकी सेम करेक्टरिस्टिक्स हों, क्वालिटीज़ एक जैसी हों या बेसिक्स एक जैसी हों, ठीक है। आपकी यहाँ पर दो एग्जांपल्स आ जाती हैं, फाइनाइट पॉपुलेशन और इनफाइनाइट पॉपुलेशन। जैसे कि फाइनाइट पॉपुलेशन एक हद तक पॉपुलेशन जिसको आप काउंट कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने घर के पर्सनस को काउंट कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, या आप कह सकते हैं कि स्काई पर, आसमान पर जितने सितारे हैं आप उनको काउंट नहीं कर सकते, तो वो इनफाइनाइट में आ जाता है। और फाइनाइट क्या है कि एक चांद है, ठीक है, अर्थ का एक चांद है, तो ये एक फाइनाइट पॉपुलेशन है, सॉरी फाइनाइट क्वांटिटी है। A hypothetical population can be defined as the aggregate of all conceivable ways in which a specified event can happen. क्या hypothetical population वो population है जिसमें हम अपने ways को, एक मखसूस ways को इस्तेमाल कर सकते हैं एक event या एक वाक़ये को देखने के लिए। मतलब कि कुछ तरीके होते हैं ना, conceivable ways को इस्तेमाल करना, कुछ रस्तों को इस्तेमाल करना है, उन रस्तों को इस्तेमाल करके आप अपना मसला सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। वो हमारे पास हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन होती है। उसके बाद ही आपके पास सैम्पलिंग आ जाती है, आप इनको एक बार पढ़ लें। सैम्पलिंग मेन चीज़ आपके पास यहाँ से शुरू हो रही है कि सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर्स। सबसे पहले आपने सैम्पलिंग एरर्स को देखना है। सैम्पलिंग एरर्स का क्या है, तो आपने कहना है कि यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटेड डिराइव्ड फ्रॉम द सैंपल एंड द ट्रू पॉपुलेशन वैल्यू, ठीक है। आप डिफरेंस किसका है, ये एस्टिमेटेड डिराइव्ड मतलब एस्टिमेट वैल्यू का और ट्रू पॉपुलेशन वैल्यू का जो आपके पास डिफरेंस है वो आपके पास सैम्पलिंग एरर कहलाता है, जिसकी मिसाल यहाँ पर दी गई है। यहाँ ये आपके पास क्या है, फॉर्मूला है सैम्पलिंग एरर का। आपको कोई डाटा दिया गया होगा, डाटा हमारे पास दो किस्म का होता है, एक ग्रुप डाटा होता है और एक अनग्रुप्ड डाटा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं ये, इनको ज़रा अच्छी तरह से सुन लें। ग्रुप्ड डाटा जो होता है वो हमारे पास कुछ इस तरह से दिया गया होता है। लेट्स से अबाउट इट, दिस इज कॉल्ड अनग्रुप्ड डाटा। ये आपको डाटा दिया गया है, ऑब्जर्वेशंस आपको दी गई हैं, ये रॉ डाटा है जिसको आपने डिटेल्ड में मतलब जिस पे आपने वर्क नहीं किया, एज इट आप इसको प्राइमरी डाटा भी कह सकते हैं, ठीक है। दो किस्म के डाटा पढ़े थे हमने, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी जो हम ऐसे ही रॉ डाटा को ही हम डिस्प्ले कर देते हैं, वो प्राइमरी डाटा होता है। तो ये आपका प्राइमरी डाटा है जिसको अगर हम थोड़ा सा वर्क करें तो वो ग्रुप्ड डाटा में तब्दील हो जाता है। तो ये आपके पास ग्रुप्ड डाटा है जिसमें आपके पास मतलब कॉलम्स और क्या नाम है, टेबल बनाया गया हो, रोज और कॉलम दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। और अनग्रुप डाटा आपके पास इस तरह से दिया गया होता है, ठीक है। नाउ वी बैक ऑन आवर हैंडआउट्स। तो यहाँ पर सैम्पलिंग एरर के बारे में यहाँ पर आपने इसका फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद कर लेना। उसके बाद नॉन सैम्पलिंग एरर में आपने खुद ही रीड कर लेना, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आगे हमने अपने फार्मूला को रीड करना है और वीडियो भी ताकि ज़्यादा लंबी ना हो जाए, फिर आप लोग छोड़ के भाग जाते हैं कि वीडियो बहुत लंबी है, पढ़ा नहीं जाएगा हमसे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपके पास ये अपने टाइप्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग की एग्जांपल्स देख लेने हैं। टाइप्स, ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है, ये आपने खुद ही पढ़ लेना है, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, या आगे से आप इसकी एग्जांपल्स भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, बात यहाँ पर ये आ रही है
कि आपको डाटा दिया गया है बस ग्रुप में है, ठीक है। अब ग्रुप डाटा में आपको एज भी दी गई है और फ्रीक्वेंसी भी दी गई है। एज और फ्रीक्वेंसी दोनों चीज़ें आपको दी गई हैं। अब एज हमने याद हो आपको, हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था उसका सैम्पलिंग एरर का। सैम्पलिंग एरर का तो सैम्पलिंग एरर का फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरीके से था। एक्स पे बार थी, उसमें से माइनस हमने कर दिया था म्यू को, ठीक है। ये आपके पास सैम्पलिंग एरर का। अब देखो यहाँ पर हमें इन दोनों में से कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक्स है। तो अगर आपके पास एक्स के ऊपर बार होगी ना, तो इस बार का मतलब है कि आपने इसका मीन निकालना है। अब मीन निकालने का क्या फॉर्मूला है? मीन निकालने का फॉर्मूला ये है कि आपके पास टोटल जितने भी नंबर्स हैं उनको आपने प्लस करना है एंड देन नंबर्स ऑफ टोटल एजेस पर डिवाइड कर देना। मतलब कि 13 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19, आपके पास जो आएगा उसको आपने टोटल एजेस पे डिवाइड कर देना। कितनी एजेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 एजेस हैं, 8 हैं सॉरी। अब जैसे कि हमने इन सबको ऐड किया, तो हमारे पास जब ऐड कर दिया हमने इन सबको, तो वो हमारे पास इसका क्या निकल रहा है? सुमेशन। दिस इज कॉल्ड सुमेशन। और ये सुमेशन हम तब साइन यूज़ करते हैं जब हम पूरे डाटा को ऐड कर देते हैं, ठीक है। जब हम पूरे डाटा को ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? सुमेशन। और आगे जो ऊपर डाटा को नेम दिया गया होता है जैसे कि एक्स है। और अगर हमारे पास, अगर मैं एफ़ को ऐड करती हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये सुमेशन एफ़ आ जाएगा आपके पास, ठीक है। उम्मीद है आपको सुमेशन का कंसेप्ट थोड़ा सा कंप्लीट हुआ होगा। अच्छा, तो यहाँ अब हमने मेन का कंसेप्ट तो अपना समझ लिया है, ठीक है। वो क्या था? मतलब कि एक्स बार थी और एक्स बार का फॉर्मूला क्या था कि हमने टोटल नंबर ऑफ एक्स को प्लस किया एंड नंबर्स ऑफ एक्स पर डिवाइड कर दिया। तो टोटल नंबर ऑफ हमारे, जब हमने इनको प्लस किया एक्स को, तो हमारे पास 112 वैल्यू आ जाती है। और 112 को अगर हम डिवाइड करें 8 पर, 112 डिवाइडेड बाय 8, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 14। तो हमारे पास यहाँ पर इसका एक्स मीन, मतलब मीन क्या निकल आया? मीन हमारे पास आ गया 14, ठीक है। तो एक्स बार इक्वल्स टू 14 और एक्स बार इज कॉल्ड मीन, मीन ऑफ एज, ठीक है। उसके बाद नंबर्स ऑफ स्टूडेंट, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट को हमने एफ का नेम दे दिया है। उन्होंने ग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी का नाम दे दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ग्रुप को। अब इस फ्रीक्वेंसी में हमने फ्रीक्वेंसी को हमने सुमेशन ले लिया, उसका मतलब प्लस कर लिया। ये था, आपको मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रही थी कि उन्होंने डाटा किस तरह से दिया है। अगर हम फॉर्मूला में क्या करें तो हमारे पास क्या आएगा? आगे हमने म्यू का फॉर्मूला देखना है। म्यू हमारे पास किसके बराबर होता है? अब यहाँ पर सबसे पहले आपके पास कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट आ रहा है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम किस तरह से निकालते हैं, आपने ध्यान से देखना है। ये आपके पास ऊपर वाली एज दी गई है जैसे कि आपको ग्रुप डाटा में दी गई थी, ठीक है। उसके यहाँ पर एज ये आ गई, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये आ गए, सुमेशन भी पहले से दिया हुआ था। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि फर्स्ट हम एज इट इज़ लिख देते हैं। फर्स्ट एज इट इज़ लिखने के बाद इसको हम इसमें प्लस कर देते हैं। मतलब 6 प्लस 61 इज कॉल्ड इक्वल्स टू 67, ओके। एंड देन 67 में हमारे पास नेक्स्ट नंबर जो है वो ऐड हो जाएगा। मतलब कि 67 प्लस 270 विच इज़ इक्वल्स टू 337। 6 एज इट इज़ आ गया। 61 में जब हमने 6 प्लस किया तो वो 67 आ गया। 67 में 270 अगर हमने प्लस किया तो 337 आ गया, ओके। फिर 337 में 491 को ऐड करना है, ठीक है। तो आपके पास 828 आ जाता है। फिर 828 में 153 को आपने प्लस करना है, देन आपके पास 981 आ जाएगा। 981 में आपने 15 को प्लस करना है तो 996, और 996 में आपने प्लस करना है 4 को, तो आपके पास 1000 आ जाता है। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद साथ साथ आपको सैम्पलिंग नंबर्स भी बताए गए हैं। उन सैम्पलिंग नंबर्स को अब हम देखते हैं किस तरह से हो रहा है। एक्चुअली सैम्पलिंग नंबर्स में हमारे पास एक ये बात बताई जाती है कि इस ग्रुप में, मतलब इस नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल 6 हैं, 13। तो सैम्पलिंग नंबर से भी हमें यही बात पता चलती है कि एज 13 वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो 0 से 5 तक हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं? 0 1 2 3 4 5, तो 6 स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह अब यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? एक्चुअली इसकी बाउंड्रीज हम किस तरह से बनाते हैं, इसको हम 0 से स्टार्ट करेंगे और लेस देन 1 नंबर लेस कर देंगे। 6 माइनस 1, मतलब 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 5 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसी तरह 5 से यहाँ पर ख़त्म हुआ है तो यहाँ हम उसके
वेरी नेक्स्ट नंबर मतलब कि 006 से स्टार्ट करेंगे बाउंड्री, और इसमें से 1 माइनस कर देंगे मतलब कि 66 आ गया, तो 66 इसकी बाउंड्री होगी। ठीक है, यहाँ से रेंज और डोमेन रेंज इस तरह से हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, और उसके नीचे वाला वेरी नेक्स्ट इससे स्टार्ट होगा 067 से, और फिर 337 से एक नंबर माइनस कर देंगे, वो 336 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें से एक नंबर हम वेरी नेक्स्ट नंबर लिखेंगे 337, 337 से 828 में से -1 कर देंगे तो 827 यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह हमने इन तीनों की भी सेम, ये आप करें, आपको थोड़ा सा क्लियर होगा कंसेप्ट। ठीक है, नीचे वैसे सब कुछ डाटा आपको गिवन किया गया। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बताई जा रही है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की। उसके बाद एफ एक्स मालूम किस तरह से करते हैं हम। एफ एक्स मालूम करने का हमारे पास ये तरीका है कि एफ और एक्स को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास एफ एक्स निकल आता है। मतलब 16 को 3 के साथ, 6 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 78, 14 को 61 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा, 270 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 4050 आ जाएगा, और जब हम इन सब का सुमेशन करेंगे तो हमारे पास सुमेशन एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, ओके, अब हमने यहाँ पर अपनी म्यू का फॉर्मूला देखना है। सैम्पलिंग एरर का तो हमने फॉर्मूला देख लिया था। सैम्पलिंग एरर का फॉर्मूला हम दोबारा रिपीट करते हैं। इसके बराबर था एक्स डैश की, मतलब मीन की हमने वैल्यू निकाल ली, अब हमने म्यू की वैल्यू निकाल ली है, मतलब कि पॉपुलेशन ऑफ द एज की वैल्यू निकाल ली है। अब इसको हम म्यू कहते होते हैं। ठीक है, अब ये किसके बराबर होगा, सुमेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय सुमेशन एफ। सुमेशन एफ एक्स हमारे पास कितना आया 15785, 15785 को हम डिवाइड कर देंगे 1000 पे, तो 15.785 ईयर्स जो हैं वो हमारे पास म्यू की वैल्यू निकल आई। और फिर अगर हम 14 माइनस 15 करेंगे, 15.7 करेंगे तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा सैम्पलिंग एरर का। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हमारे पास लेक्चर नंबर 2 ख़त्म हो गया। उम्मीद है आपको इन छोटे छोटे कंसेप्ट की अच्छी तरह से समझ आई होगी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की सैम्पलिंग, जो हमने सैम्पलिंग एरर्स, सैम्पलिंग नंबर्स हमने किस तरह से बनाए हैं, इनकी बाउंड्रीज, और फ्रीक्वेंसी की भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गई, और समेशन की भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो ये आपका प्रैक्टिकल वर्क है, आप इसको करें ताकि आपको फॉर्मूलाज जो हैं वो अच्छी तरह से समझ आ जाएं। स्टैट्स दरअसल आपके हाथ में कैलकुलेटर हो, दूसरी तरफ आपके पास कॉपी और पेंसिल हो, तो ही आपका स्टैट्स होता है। ठीक है, क्योंकि ये ऑल अबाउट आपका कैलकुलेटर का काम है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।